मैं आज आप लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे क्लास 12th का सिलेबस आप लोगों ने जाना होगा तो उसमें 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने एकदम नया अनुभव किया होगा उसके बारे में, चैप्टर 11th और 12th। और कभी भी आपने मॉडल पेपर उठा के देखा होगा तो हर साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी चैप्टर से एराइज किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे एराइज करने का रीज़न यह है क्योंकि वह दोनों चैप्टर्स आपके लिए एकदम नए होते हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स होते हैं वह सारे चैप्टर्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, आप कहीं ना कहीं से 9th 10th में आप पढ़े हुए हो। सिर्फ ये 2 चैप्टर्स जो हैं 11th और 12th चैप्टर जो हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर जो है वह आप में क्या होते हैं, एकदम नया स्टार्ट होता है। सिर्फ 12th के लिए यह चैप्टर सबसे नया स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में जानते हैं बच्चों क्या होता है, इस चैप्टर में सबसे बड़ी खास बात है कि यह सबसे नई चीज होती है, इसलिए 12th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से एराइज होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें जो इस साल के लिए अगर अपना मॉडल पेपर कभी देखा होगा या अगर आपके पास कोई मॉडल पेपर हो तो उसमें आप देखिएगा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एराइज होते हैं बोर्ड के व्यू से। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी 2 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन बोर्ड के व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एराइज होंगे इसी चैप्टर से एराइज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें होता क्या है, इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड या बाकी आपके सिलेबस से रिलेटेड जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस हैं, मैक्सिमम चांस है कि वो क्वेश्चंस आपके 100% आएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो टॉपिक मैं इस सेशन में अभी आपको बताने वाला हूं वह आपके पेपर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 100% आएगा, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक है बेटा, जैसे आप लोगों ने 11th चैप्टर में जैव प्रौद्योगिकी नाम सुना होगा, इंग्लिश में जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बेटा देखो सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले टर्म हम देते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? हिंदी में कहते हैं बेटा जैव प्रौद्योगिकी, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बायोटेक कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक? तो देखो बेटा सिंपली कहने का मतलब होता है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के बेस पे, जब बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के बेस पे स्टडी किया जाता है उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म में हम यह कह सकते हैं कि बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के बेस पे हम इतना डेवलप कर दें, किसको? बायोलॉजी को, कि उससे जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको वह क्या हो जाए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाए। देखो बेटा सिंपली हम समझाने का मतलब क्या है कि बायोटेक क्या कहता है कि बायो मतलब हो गया बेटा बायोलॉजी, बायो मतलब होता है बेटा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में 2 चीजें होती हैं बेटा, बायोलॉजी में 2 चीजें होती हैं, सबको आपको पता होगा। एक होता है बेटा जंतु विज्ञान और एक होता है बेटा वनस्पति विज्ञान। एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को बेटा हम लोग कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को हम लोग कहते हैं बेटा बॉटनी। ठीक है बेटा, जिसमें अब देखो कहने का यह मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है कि बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के बेस पे, किसके बेस पे बेटा? टेक्नोलॉजी के बेस पे, बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के बेस पे इतना डेवलप कर दिया जाए, ए साइन डेवलपमेंट का बेटा, इतना डेवलप कर दिया जाए कि उससे जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए बेटा? क्वालिटी भी बढ़ जाए और क्वांटिटी भी बढ़ जाए। अब क्यों क्वालिटी और क्यों क्वांटिटी बढ़ जाए, इसका क्या रीजन होगा बेटा? तो देखो जैसे सारे लोग देखे होंगे बायोटेक्नोलॉजी कि आज के जमाने में हम जो भी चीजें यूज करते हैं, आज के ज़माने में हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज करते हैं वह कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वह बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही डेवलप की गई है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही उसको डेवलप किया गया है। जैसे एग्जाम्पल हम एक बता रहे हैं, अभी आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा, आप सब ने
गोभी का नाम सुना होगा और देखा भी होगा कि बेटा गोभी कैसी होती है, सबने खाया भी होगा। कुछ दिनों पहले जाके आप लोग अपने मम्मी पापा से यह क्वेश्चन अराइज करिएगा, जो पहले की जो गोभी आती थी उसकी साइज क्या होती थी, छोटी होती थी और कलर भी डिफरेंट होता था। आजकल की जो गोभी है उसकी साइज भी बड़ी होती है और कलर भी डिफरेंट होता है। हम जिस कलर का चाहें उस कलर का गोभी आज हम कल खा सकते हैं। नॉर्मली मार्केट में 4-5 कलर की गोभी तो अवेलेबल है गोभी, बस नाम बदल गया है। आम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पहले के जो आम आते थे छोटे छोटे आम आते थे, आजकल के आम कितने हैं, बहुत बड़े आम हैं। तो यानी कि सिंपली हम यह कह रहे हैं कि डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं बेटा, वह कहीं ना कहीं से वह बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप हुई हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप तो हुई क्यों है, ताकि जो इस अर्थ पे रहने वाले ह्यूमन बींग्स के अलावा जो भी एनिमल्स हैं उन सबके लिए बेनिफिशियल हो, तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि टेक्नोलॉजी के बेस पे हम क्या करें, बायोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप कर दें। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में हम लोगों को जो पहला टॉपिक जो पढ़ना है और जो हमारे सिलेबस में या हर साल बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वह क्वेश्चन अराइज होता है, नाम आप लोगों ने सुना होगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं बेटा आईडीटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं आईडीटी। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखो इसमें होता क्या बेटा, इसमें देखो सब लोग इससे हैबिचुअल हो, इस वर्ड से सारे लोग हैबिचुअल हो कि डीएनए क्या होता है। सबको पता है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, सबको पता है। और टेक्नोलॉजी सबको पता है कि तकनीक, इतना सबको पता है। अब देखो बेटा इसमें एक नया वर्ड जुड़ा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट। इसमें एक नया वर्ड जुड़ा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट? चाहे आप देखो बेटा हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, यह कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें टर्म्स जो होते हैं वह क्या होते हैं बेटा, इंग्लिश में होते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में आके कि क्या है उसका मतलब। ठीक है, तो उसमें है क्या मतलब, देखो बेटा पहला वर्ड इसमें जो आपको परेशान करेगा वह है रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा वर्ड इसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसका मतलब क्या हो गया बेटा, यानी कि पूरा है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखो बेटा होता क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वह होता क्या है, तो सिंपली बेटा देखो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता क्या है। जब दो अलग अलग कैरेक्टर वाले, यानी कि जो दो डिफरेंट अलग अलग कैरेक्टर वाले डीएनए को मिलाकर एक नए कैरेक्टर वाले डीएनए को डेवलप किया जाता है, तो वैसे डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि जब दो अलग अलग कैरेक्टर वाले डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है जिसका एक अलग कैरेक्टर होता है, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें होता क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या करते हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कराने का काम करते हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिस प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियली प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि कुछ एंजाइम्स हैं जिनको हम प्रोड्यूस कराते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस कराते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस कराते हैं। यह सारी चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेस पे ही पॉसिबल हुई। आजकल बहुत सारी बीमारियां हमारे लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत चैलेंजिंग होती जा रही हैं। जैसे अभी कॉमन सी बात है, आप लोगों ने सबने फेस किया, हम लोगों ने फेस किया है
कोविड की जो वैक्सीन बनाई गई है इसी के बेस पे बनाई है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बेस पे ही बनाई गई है। तो यह पॉसिबल कैसे हुआ बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए पॉसिबल कैसे हुआ? इस टॉपिक से सारे लोग तो फेमिलियर हैं कि डीएनए है तो डीएनए में ही कुछ ना कुछ किया जाएगा तभी कुछ पॉसिबल होगा। तो बेटा देखो, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जाने या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जाने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जाने या हम क्या जाने, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी भी नाम से जाने, तो इसमें हम करेंगे क्या, कैसे किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं या कैसे किसी ऑर्गेनिज्म में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो बेटा, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए या उसके कैरेक्टर में बदलाव कराने के लिए हमको क्या करना होगा, उसके डीएनए में बदलाव करना होगा, उसके डीएनए में बदलाव करना होगा। तो डीएनए में बदलाव होगा कैसे, जैसे मान लो कोई कैरेक्टर किसी में इंक्लूड करना है या कोई कैरेक्टर उसमें से हमको वहां से रिमूव करना है, तो हमें क्या करना होगा, डीएनए में ही कोई छेड़छाड़ करनी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है बेटा कि डीएनए ही होता है, वह क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिकी पदार्थ यही होता है। जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, यही होता है। तो हम डीएनए में कोई बदलाव करेंगे कैसे, हम डीएनए में कोई भी बदलाव करेंगे कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखो, डीएनए में कोई भी बदलाव करने के लिए हमें डीएनए में क्या करना होगा, तोड़ फोड़ करना होगा, यानी कि डीएनए में कोई ना कोई अल्टरेशन करनी होगी। तो आप सबको पता है बेटा कि डीएनए में तोड़ने के लिए या डीएनए को तोड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप की एंजाइम आती है। डीएनए को तोड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप की एंजाइम आती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं बेटा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतिबंधित बीकर, हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतिबंधित बीकर। आप किसी भी साल का मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर साल यह क्वेश्चन एराइज हुआ है, हर साल यह क्वेश्चन क्या हुआ है, एराइज हुआ है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फॉर्म से यह क्वेश्चन एराइज हुआ है। और इस साल के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतिबंधित एंजाइम। यही एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को तोड़ने का या काटने का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ही एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, डीएनए को तोड़ने का या काटने का काम करता है। अब बेटा इसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को एक क्या कहेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रतिबंधित। और सारे बच्चे जो भी है, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम, सारे लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस साल के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बेटा यह होता क्या है, शॉर्ट फॉर्म में हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आरई से नॉमिनेट कर रहे हैं बेटा कि यह रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता क्या है। तो बेटा क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को काटने का काम करता है। देखो बेटा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को सबसे पहले 1970 ईस्वी में 1970 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर खोजा था। 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे बेटा, एक थे वार्नर आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ और तीसरे वैज्ञानिक थे बेटा डेनियल नाथन।
इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, मिलकर सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया था। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया था, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया था। और तीनों वैज्ञानिक कौन थे, वार्नर आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ और डेनियल नाथन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, मिलकर सबसे पहले डिस्कवर किया था। डिस्कवर कहां से किया था बेटा, इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु, उसको हम कहते हैं हीमोफिलस, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से क्या किया था, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। और जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसका नाम था बेटा हिंड सेकेंड। जो सबसे पहला प्रतिबंधित एंजाइम डिस्कवर किया गया था, या प्रतिबंधित वीकर जो डिस्कवर किया गया था, उसका नाम था बेटा हिंड सेकेंड, जिसको डिस्कवर किया था इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों ने। किन्होंने, वार्नर आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ और डेनियल नाथन ने। अब देखो बेटा, यह हिंड सेकेंड जो डिस्कवर हुआ था, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। यह सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधित एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया था। यह आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी है, किसी भी रेफरेंस बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है बेटा डीएनए को कट करना, डीएनए को कट करना। तो देखो बेटा, यह डीएनए को कट कहां करता है, यह जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यह डीएनए को कट कहां करता है। तो बेटा देखो, एक चीज हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो यह रफ डायग्राम है डीएनए का। यह क्या होता है, जैसे जितने भी डीएनए होते हैं वह सबको पता है कि यह क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बने होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो इसका जो कंप्लीमेंट्री होता है, एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है, थायमिन के साथ। गुआनिन किसके साथ बाइंड करता है बेटा, साइटोसिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ बाइंड करेगा, गुआनिन के साथ। यह सारी चीजें आप लोगों को पता होगा कि यह किसके साथ यह क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो बेटा, तो यही चीज हम बता रहे हैं कि यह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट कहां पे करता है। तो बेटा देखो, ध्यान से सुनना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आरई का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतिबंधित वीकर। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वह डीएनए को पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे कट करने का काम करता है बेटा। कहां पे कट करता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे कट करने का काम करता है। ध्यान से सुनना बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे कट करने का काम करता है। अब यह पैलिंड्रोम सीक्वेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बेटा देखो, पैलिंड्रोम सीक्वेंस को हिंदी में विलोम पद श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विलोम पद श्रृंखला। अब यह विलोम पद श्रृंखला क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना। डीएनए का कोई ऐसा सीक्वेंस, देखो बेटा इस पे लिख रहे हैं, डीएनए का कोई ऐसा सीक्वेंस जो उल्टा और सीधा क्या हो, एक समान हो। वह क्या हो, उल्टा और सीधा क्या हो, एक समान हो। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, विलोम पद श्रृंखला, या क्या कहते हैं बेटा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। विलोम पद श्रृंखला या पैलिंड्रोम सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। जैसे देखो, आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा मलयालम,
आप लोगों ने सुना होगा मलयालम, तो मलयालम को उल्टा या सीधा दोनों तरह से पढ़ेंगे तो वह क्या आएगा बेटा, मलयालम। वैसे ही डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, जैसे मान लो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, फिर थाइमिन साइटोसिन गुआनिन थाइमिन, तो उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ो एक समान आए सीक्वेंस तो उसको हम कहते हैं बेटा पैलिंड्रोम सीक्वेंस या विलोम पद श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और डी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होती है वह क्या करती है, वैसी पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे कट करने का काम करती है। अब देखो, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी डीएनए को पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे या विलोम पद श्रृंखला पे काटने का काम करती है, वह क्या करती है, विलोम पद श्रृंखला पे काटने का काम करती है, उस समय डीएनए पे 2 स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं। बेटा एग्जाम में एकदम आएगा 100%। अब देखो, जैसे मान लो क्या है, यह 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यह डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे एकदम आमने सामने कट करता है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर एकदम आमने सामने कट करता है, तो इस तरह से जो एंड प्रोड्यूस होता है इसको हम कहते हैं बेटा ब्लंट एंड, इसको हम कहते हैं बेटा ब्लंट एंड। और अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे अलग अलग कट करता है, आमने सामने ना कट करता हो, अलग अलग कट करता हो, तो उसको हम कहते हैं बेटा स्टिकी एंड, इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड। ठीक है, अब देखो यह ब्लंट एंड और स्टिकी एंड क्या होता है बेटा, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करे, पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे कट करता है, तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे जो कट करेगा तो एकदम अगर आमने सामने कट करे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे, तो उसको हम कहते हैं बेटा ब्लंट एंड। और अगर दोनों स्ट्रैंड पे, सबको पता है डीएनए जो होता है वह डबल हेलिकल होता है, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे अगर अलग अलग कट करता है तो इसको हम कहते हैं बेटा स्टिकी एंड। अब देखो, यह तो बात हो गई कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करता है तो क्या होता है, किस तरह से वह एंड प्रोड्यूस करता है और यह कैसे और कहां पे कट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। अब देखो, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वह होते कितने तरह के हैं, जो प्रतिबंधित बीकर होते हैं वह होते कितने तरह के हैं। तो देखो बेटा, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, जो एनसीईआरटी में भी है और आपके बुक में किसी भी रेफरेंस बुक में होगा उसमें दिया होगा, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। 4 तरह से इसको डिवाइड किया गया है। सिंपली जो आपके बुक में दिया हुआ है वह दिया हुआ है बेटा एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। तो एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज को ही हम एकदम सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 में। देखो टाइप 1 क्या होता है बेटा, टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो डीएनए को, जैसे मान लो यह क्या है, डीएनए है, डीएनए के
अंदर जो मान लो क्या है, यहाँ पे हमारा डिजायर्ड डीएनए, इसी की हमको जरूरत है, हमको इतने की जरूरत नहीं है। तो जो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वह क्या करता है, यहां से यानी कि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए जिसकी हमको जरूरत है, जैसे मान लो इतने की हमको जरूरत है, तो यह यहां पे कटता, यहां पे नहीं काटता है, यहां से 1000 बेस पेयर अवे कट करता है, यानी कि जहां पे जरूरत होगा वहां पे नहीं काटेगा, वहां से 1000 बेस पेयर की दूरी पे काटने का काम करता है। और देखो यह हमेशा क्या करता है, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इसका टाइप 1 का, कि जो डिजायर्ड डीएनए होगा वहां से यह क्या करता है, 1000 बेस पेयर की दूरी पे कट करने का काम करता है। जो टाइप 2 है यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वह यही किया जाता है टाइप 2, क्योंकि यह डीएनए को वहीं पे कट करता है जहां पे एकदम डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि वांछित डीएनए जहां पे प्रेजेंट होता है वहीं पे यह कट करने का काम करता है। जैसे मान लो यहां पे जरूरत है, यहां पे डीएनए को काटना है, तो यह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है टाइप 2 एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे कट करने का काम करता है, यानी कि जहां पे डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट है एग्जैक्ट वहीं पे यह कट करने का काम करता है। और यह हमेशा स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। यह हमेशा क्या करता है बेटा, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। जो टाइप 3 है वह क्या करता है बेटा, यह भी डीएनए को ही काटता है, यह भी क्या करता है, डीएनए को ही काटता है, लेकिन यह क्या करेगा, जब वहां पे डिजायर्ड डीएनए होगा वहां से 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की दूरी पे काटता है, यानी कि जहां पे जरूरत है वहां पे यह नहीं काटता है, उसके अगेंस्ट यह 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की दूरी पे काटने का काम करता है। और जो चौथा होता है बेटा, यह अट्रेंडम कट करता है। यह क्या करता है, एट रैंडम कट करने का काम करता है, यानी कि जहां पे इसका मन करता है या जहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट होती है या वहीं पे क्या करता है, कट करता है। इसका कोई स्पेसिफिक साइट नहीं होता। तो देख लो बेटा एक बार और देख लो, कहां पे कट करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है हमेशा कहां पे कट करता है बेटा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे कट करता है। कहां पे कट करता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे, यानी कि विलोम पद श्रृंखला पे कट करता है। अब देखो बेटा, जहां पे विलोम पद श्रृंखला या पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे जब यह कट करता है तो वहां पे दो तरह के एंड प्रोड्यूस करता है बेटा, स्टिकी एंड, और दूसरा कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, ब्लंट एंड। दोनों में डिफरेंस क्या, अभी मैंने बताया कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है सबको पता है, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे अगर एकदम अलग अलग कट करता है तो उसको हम स्टिकी एंड कहते हैं, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे अगर आमने सामने कट करता है तो उसे हम ब्लंट एंड कहते हैं। अब देखो जो टाइप होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के, ये इसको कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली जो बुक में हमारे दिया हुआ है वह एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस है। इसी को सिंप्लीफाई करके बांटा जाता है बेटा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में। टाइप 1 क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है टाइप 1 वह डिजायर डीएनए से या डिजायर पोजीशन से, वांछित पोजीशन से क्या करता है, 1000 बेस पेयर की दूरी पे कट करने का काम करता है। और देखो यह हमेशा ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। टाइप 2 जो होता है वह क्या करता है, एग्जैक्ट पॉइंट पे कट करने का काम करता है और हमेशा स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है टाइप 2 यूज किया जाता है। टाइप 2 को ही हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियेज के नाम से भी जानते हैं।
और यही सबसे ज़्यादा 1 नंबर में आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो टाइप 2। टाइप 3 जो होता है बेटा, यह भी कट तो करता है, लेकिन वह क्या करता है, यह 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अवे कट करने का काम करता है। यानी कि जहां पे वह प्रेजेंट होता है डिजायर डीएनए, वहां पे वह नहीं कट करता है, वहां से थोड़ी दूरी पे कट करने का काम करता है। और जो टाइप 4 है वह क्या करता है बेटा, अट्रेंडम कट करने का काम करता है। ठीक है बेटा। अब देखो, यह तो हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के टाइप। अब बेटा देखो, टाइप के बाद हमें इसमें जो पढ़ना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में, वह हम पढ़ते हैं बेटा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी कि नोमेनक्लेचर का मतलब हो गया नामकरण। कैसे किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, कैसे हम नाम लिखते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम का या प्रतिबंधित वीकर का हम नाम कैसे लिखते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे बेटा। कि जैसे देखो, अभी मैं बता रहा था कि यही एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को काटता है। तो जरूरत क्यों पड़ी बेटा डीएनए को काटने के लिए, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हमें कोई भी बदलाव करना होगा तो हमें उसके डीएनए में बदलाव करना होगा। तो डीएनए में बदलाव करने के लिए हमको इसी एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यह टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है 12th बोर्ड के लिए। अब देखो, इसमें नोमेनक्लेचर, क्योंकि यह हर साल लगभग यह क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में यह क्वेश्चन पूछा ही जाना है। अब देखो, नोमेनक्लेचर में क्या होता है बेटा, कैसे नामकरण करते हैं किसी भी प्रतिबंधित एंजाइम का या प्रतिबंधित बीकर का, कैसे नॉमिनेट करते हैं। तो इसको नॉमिनेट करने के लिए बेटा हम करते क्या है, सबसे पहले तो यह जान लो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया कहाँ जाता है। तो बेटा देखो, जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधित वीकर जो होते हैं वह पाए जाते हैं बेटा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं में पाए जाते हैं। और आज के ज़माने में लगभग एबव 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया जा चुका है। जो कहाँ से डिस्कवर किया गया, बैक्टीरिया से डिस्कवर किया गया है। ठीक है बेटा। तो अब देखो, यह जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसको नॉमिनेट कैसे करते हैं, अब हम इसके बारे में बता रहे बेटा। तो देखो, किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को नॉमिनेट हम उसी बैक्टीरिया के नाम के आधार पर या उसी जीवाणु के नाम के आधार पर कर देते हैं जहां से उसको निकाला गया है। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि जो तीनों वैज्ञानिक थे, वार्नर आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ और डेनियल नाथन, उन्होंने सबसे पहले कहां से निकाला था बेटा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से क्या किया था, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया था। तो उसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया था हिंड सेकंड। अभी हम बताएंगे कैसे नाम रखा गया था। देखो, यच का मतलब हो गया बेटा हीमोफिलस, आयन का मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा, डी मतलब होता है स्ट्रेन, मतलब उस बैक्टीरिया के अंदर जो कण पाया जाता है जिसकी वजह से उसमें वह एक्टिविटी होती है कि वह काटने का काम करता है, उसी को हम कहते हैं बेटा डी यानी कि स्ट्रेन। अभी एकदम हम छोटा सा एग्जाम्पल हम बताएंगे बेटा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा ई कोलाई बैक्टीरिया का। ई कोलाई बैक्टीरिया का इसका पूरा नाम होता है बेटा इस्चेरिचिया कोलाई। इस बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम को निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है ICOR1। आपके बुक में लिखा होगा, चाहे हिंदी मीडियम की बुक हो चाहे इंग्लिश मीडियम की बुक हो, आप लोग उसमें देख सकते हैं ICOR1। और होगा बेटा ICOR5, यह आपके बुक में दिया हुआ है। यह क्या होता है मतलब, तो देखो ई कोलाई, ई का मतलब हो गया बेटा, यह हो गया हमारा इस्चेरिचिया। ठीक है बेटा, इस्चेरिचिया।
ठीक है। CO का मतलब होता है बेटा कोलाई। तो यह क्या होती है बेटा, यह देखो इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई का पूरा नाम। तो जिस बैक्टीरिया से क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम को या प्रतिबंधित बीकर को निकाला जाता है, उसी को हम कहते हैं बेटा इस्चेरिचिया कोलाई। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, मतलब EcoR1 को जो निकाला गया है उसी के नाम के आधार पर इसको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। अब देखो जैसे E का मतलब हो गया इस्चेरिचिया, CO का मतलब हो गया कोलाई, या R क्या है, R होता है बेटा एस्ट्रेन। एस्ट्रेन का मतलब होता है कण, जो उस बैक्टीरिया में पाई जाती है। और यह क्या है, फर्स्ट यानी कि आइडेंटिफाइड, जो पहला पहचाना गया उसमें कण, यानी कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जैसे मान लो रफली डायग्राम यहां बना रहे हैं कि यह एक बैक्टीरिया है, इसमें बहुत सारे एस्ट्रेन है, इसमें बहुत सारे एस्ट्रेन है, और बहुत सारे एस्ट्रेन इसमें क्या है, आर है। जैसे मान लो यह आर है, यह आर है, यह आर है। तो वैज्ञानिकों ने जो सबसे पहला निकाला आर, और ये इसी में वह एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, इसी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया फर्स्ट। ठीक है, तो इसी के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ गया बेटा ई कोलाई, और इससे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला गया उसका नाम पड़ गया बेटा EcoR1। इसका एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है। यह दूसरा जो है EcoR5, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि EcoR5 क्या है, यह भी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। अब देखो बेटा, सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आज सब में कोई भी अगर आप लोग बायो स्ट्रीम से हो तो आगे मेडिकल की प्रिपरेशन करनी ही है, तो उसमें कई बार नीट वाले में क्वेश्चन पूछा है कि जब बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जैसे मान लो यह बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और इसका काम क्या होता है बेटा, डीएनए को काटना। इसका काम क्या होता है बेटा, डीएनए को काटना। तो बैक्टीरिया के अंदर भी तो डीएनए पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर भी तो डीएनए पाई जाती है, तो आखिर यह अपने डीएनए को क्यों नहीं काटता है? जब ये इसका काम ही है क्या, डीएनए को काटना, तो यह अपने डीएनए को क्यों नहीं काटता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है बेटा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां पे कट करता है बेटा, सबको बताया अभी मैंने, पैलिंड्रोम सीक्वेंस को। और उस पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे जहां रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है उसको हम बोलते हैं बेटा रिस्ट्रिक्शन साइट। उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, रिस्ट्रिक्शन साइट। जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करती है डीएनए को, उस साइट को हम बोलते हैं क्या, रिस्ट्रिक्शन साइट, और उस पूरे सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो यहां पे वो कट करने का काम करती है। तो सिंपली इसका आंसर यह हुआ बेटा कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो कहां पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, वह अपने डीएनए को इसलिए नहीं कट कर पाती है क्योंकि उसके रिस्ट्रिक्शन साइट पे, कहां पे, उसके रिस्ट्रिक्शन साइट पर क्या होती है बेटा, मेथिल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे भी, यह मेडिकल के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके रिस्ट्रिक्शन साइट पे क्या करती है बेटा, मेथिल ग्रुप आके क्या होती है, आके अटैच हो जाती है। इसीलिए यहां पे क्या होता है, यह अपने डीएनए को कट नहीं करती है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है बेटा डीएनए को काटना, लेकिन यह क्या करती है, अपने डीएनए को नहीं कट करती है। क्यों नहीं कट करती है बेटा, क्योंकि यह क्या, जहां पे इसका रिस्ट्रिक्शन साइट होगा वहां पे मेथिल ग्रुप आके क्या होता है बेटा, अटैच हो जाता है। यह होता है बेटा पूरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का ओवरव्यू, और यह इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 11th चैप्टर से। जो आपका 11th चैप्टर है उस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो क्या करता है, हर साल कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे हम आईडीटी के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, आईडीटी, इसमें कहीं ना कहीं से उसको उठा के पूछता है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग या आईडीटी बताने से पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इसीलिए बताया जाता है क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का सबसे मेजर रोल होता है, सबसे मेजर रोल होता है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को सबसे पहले बताया जाता है। अगर आप कहीं भी पढ़ते होंगे बेटा तो इस टॉपिक को सबसे पहले बताया जाता है क्योंकि इसी के बेस पे पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। ठीक है, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस साल के लिए, जिसके आने के चांसेस हर साल फिक्स होते हैं कि वह कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारे इस पूरे बायोलॉजी पोर्शन का, वह होता है आईडीटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। आईडीटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिंदी में जिसे हम कहते हैं जीनी अभियांत्रिकी, हिंदी में जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है बेटा। देखो, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में कोई भी, ठीक है, जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं बेटा, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में कोई बदलाव करना हो तो हमें उसके जीन में या उसके डीएनए में बदलाव करना होता है। हमें क्या करना होता है, उसके जीन में या उसके डीएनए में बदलाव करना होता है। तो उसमें हम बदलाव कैसे करते हैं या बदलाव करके उसमें हम कैसे कोई मॉडिफिकेशन कराते हैं जीन में, अब उसके बारे में जानने के लिए हमें पूरा टॉपिक कवर करना होता है, जिसे हम आईडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग या आईडीटी है, वह कैसे कवर अप होगा, वह कैसे कवर अप होगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आईडीटी, जिसको हम क्या कहते हैं, पूरा नाम इसका अभी मैंने बताया बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है। और यह बेटा कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस साल आने के 100% चांसेस हैं, यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखो पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है बेटा, यह क्या होती है, 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बदलाव कराने के लिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, वह क्या होती है बेटा, 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है बेटा सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और जीन। ठीक है बेटा, अब देखो सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और जीन, मतलब इसको हिंदी में हम कहते हैं बेटा वांछित डीएनए अणु का चयन। क्या कहते हैं बेटा, वांछित डीएनए अणु या जीन का चयन। पहला पॉइंट यह है बेटा। दूसरा है बेटा सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर। सुटेबल वेक्टर, यह फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है बेटा, यह बायोलॉजी वाला वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, यानी कि जो डिजायर्ड डीएनए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं किसी भी सेल से, जिसको हमें बदलना है या जिसमें हमें बदलाव कराना है, तो उस जीन को कैसे ट्रांसफर करते हैं, उस ट्रांसफर करने के लिए जो कैरियर का काम करता है उसे हम वेक्टर कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है बेटा, अभी हम आगे बताएंगे। और तीसरा पॉइंट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए
बेटा देखो ये सारी चीजें एकदम नई हैं, सारी चीजें एकदम नया टॉपिक है, इससे पहले आप लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। कभी नहीं सुनने का मतलब है कि यह 12th में एकदम लेटेस्ट आती है बायोटेक्नोलॉजी, इसलिए यह थोड़ा सा टफ लगता है। यह जो टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वह सबसे ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यह नहीं आते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो जो पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, यह क्या होती है बेटा, 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला होता है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और जीन। दूसरा पॉइंट होता है बेटा सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर, यानी कि जो डीएनए हमने निकाला है या जो जीन निकाला है उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए हम वेक्टर का यूज करते हैं, तो उसमें हम वेक्टर को भी सेलेक्ट करते हैं। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि अब कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, तो इन दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। अभी हम आगे बताएंगे कैसे बनाना है। और चौथा है बेटा क्लोनिंग और एम्प्लीफिकेशन, यानी कि अगर हम कोई डीएनए बना रहे हैं तो उसको कैसे क्लोन करेंगे या कैसे उसके नंबर को इंक्रीज करेंगे, यह चौथे स्टेप में हमको जानना है। तो सिंपली बेटा देखो, अगर आप कोई भी हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई से हो, यही 4 स्टेप आपको याद रखने होंगे कि पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस होती है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस होती है वह क्या होती है, 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। बेटा मैंने शुरू में ही बताया था बेटा कि यह जो टॉपिक्स हैं इसमें मैक्सिमम वर्ड जो होते हैं वह क्या होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें सारा चीज दिया हुआ है और मैक्सिमम वर्ड आपको इंग्लिश में वहां पे मिल जाएंगे, उसका हिंदी भी थोड़ा बहुत उसमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें जो है पहला जो पॉइंट है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और जीन, दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और चौथा है बेटा क्लोनिंग ऑफ एम्प्लीफिकेशन। यह 4 पॉइंट में पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिंदी में जीनी अभियांत्रिकी, यह पूरा कंप्लीट होता है। अब इसी चारों से हर साल आप बिलीव नहीं करोगे कम से कम 4.5 से 5 नंबर के क्वेश्चन अराइज होते हैं। 4.5 से 5 नंबर के क्वेश्चन हर साल इस 4 टॉपिक से अराइज होते हैं। अभी हम कोई मॉडल पेपर अभी हम एक उठा के दिखा दें और उसमें बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, तो आप बताओगे कि हाँ वह इतने सारे क्वेश्चन उसमें से अराइज हुए हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा, पहला टॉपिक सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और जीन, हिंदी में कहते हैं बेटा वांछित डीएनए अणु का चयन। वांछित डीएनए अणु का चयन कैसी, किसी भी सेल से या कोशिका से हम क्या करते हैं, उस डीएनए को निकालते हैं या उस जीन को निकालते हैं जिसमें हमें बदलाव करना है या जिसकी वजह से हमको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में बदलाव करना है, उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें हम निकालेंगे कैसे, उसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, किसी भी सेल से हम कैसे निकालेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, जैसे क्या होगा, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, एक टॉपिक पढ़ा होगा बेटा इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि सिंपली हम क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी एक ग्लैंड पढ़ा होगा जहां से आपने हार्मोन का सिक्रीशन पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बेटा पैंक्रियाज। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बेटा अग्नाशय, हिंदी में कहते हैं बेटा अग्नाशय, हिंदी में कहते हैं बेटा अग्नाशय। यह होता क्या है, यह होता क्या है, इससे क्या होती है बेटा, इंसुलिन सिक्रीट होती है। क्या होती है, इंसुलिन सिक्रीट होती है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होती है और उसी से क्या होता है बेटा,
डायबिटीज कंट्रोल होती है, उसी से क्या होती है बेटा, डायबिटीज कंट्रोल होती है। तो यह डायबिटीज कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। तो वही हम बता रहे हैं कि जैसे मान लो हमको क्या चाहिए, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन चाहिए, या इंसुलिन बनाने वाला जो डीएनए है उसकी हमको जरूरत है। क्यों जरूरत है, ताकि हम डीएनए, उस डीएनए से हम क्या करें, लार्ज अमाउंट में इंसुलिन बनाएं। एग्जाम्पल हम बस बता रहे बेटा कि जैसे हमको क्या चाहिए, यह डीएनए चाहिए। क्यों डीएनए चाहिए, यह डीएनए क्या है बेटा, इंसुलिन बनाता है। तो यह जो इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है वह क्या होगा, हमको चाहिए। तो यह इस पैंक्रियाज से हम इस डीएनए को कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में पहले स्टेप में हम पढ़ते हैं। जैसे मान लो बेटा एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यह एक सेल है, यह क्या है, यह एक सेल है। इस सेल के अंदर यह एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है। हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। और इसी डीएनए में क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा, यहाँ पे यह एक छोटा सा टुकड़ा जो है यह क्या करता है बेटा, इंसुलिन प्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमको सिर्फ यह पूरे की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतने की जरूरत है। हमको क्या है, सिर्फ इतने पोर्शन की जरूरत है, हमको सिर्फ इतने पोर्शन की जरूरत है। अभी मैंने बताया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कि यह पूरे डीएनए को काटने का काम करता है। देखो उसका काम आ गया ना, हमको सिर्फ इतने की जरूरत है, हमको इतने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसमें हम जो सेल है, इस सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यह जो डीएनए है इसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो निकालेंगे कैसे बेटा, देखो इसके लिए आपके बुक में भी दिया हुआ है, हम बता भी दे रहे हैं कि किसी भी सेल से डीएनए को निकालने के लिए डिफरेंट टाइप की एंजाइम की जरूरत होती है, बीकर की जरूरत होती है। उसमें क्या होती है, एंजाइम की जरूरत होती है, बीकर की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर एनिमल सेल होता है तो हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, अगर एनिमल सेल होगा यानी कि जंतु कोशिका होगी तो एक एंजाइम, नाम है बेटा इसका, कुछ हिंदी नहीं होता, लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। अभी हम बताएंगे। और अगर प्लांट सेल होगा, आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा बेटा, प्लांट सेल है तो वहां पे एक एंजाइम काम करती है बेटा, सेलुलेज एंजाइम। और अगर फंगल सेल है, फंगल सेल है तो वहां पे एंजाइम काम करती है बेटा, काइटिनेज एंजाइम। यह तीन तरह की जो एंजाइम होती है वह क्या होती है, काम करती है, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी के अलावा किसी भी रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएगी। तो किसी भी सेल से क्या करना है, अगर हमको डीएनए को निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको डिफरेंट एंजाइम से हम क्या करते हैं, गलाने का काम करते हैं। तो अगर एनिमल सेल होती है तो लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करते हैं, और प्लांट सेल होती है तो सेलुलोज एंजाइम का यूज करते हैं, और फंगल सेल होती है तो बेटा काइटिनेज एंजाइम का यूज करते हैं। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसकी आउटर वॉल को गला देंगे। सिंपली जैसे मान के चलो बेटा, क्या हुआ कि इस एंजाइम से, जैसे मान लो पैंक्रियाज का एग्जांपल हमने लिया है, हिंदी में अग्नाशय कहते हैं बेटा। जैसे मान लो यह क्या है, पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक सेल है, ठीक है। और इस पैंक्रियाटिक सेल से हमको क्या करना है, इस डीएनए को निकालना है, पूरे डीएनए को हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, इस पूरे डीएनए को निकालने के लिए, क्योंकि यह पूरी एक सेल है, यह क्या बेटा, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अलावा क्या होता है बेटा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इसमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब देखो इसमें से हमको बस ये छोटा सा टुकड़ा चाहिए, इसमें से क्या चाहिए बेटा, हमको ये छोटा सा टुकड़ा चाहिए। अभी मैंने बताया कि यही छोटा सा टुकड़ा जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमको यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करते हैं, और लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करके हम क्या करते हैं, इसके आउटर वॉल को हम क्या करते हैं बेटा, गला देते हैं। जैसे मान लो क्या हो गया, यह गल गया,
यह क्या हो गया, यह जो सेल है इसकी आउटर वॉल क्या हो गई, गल गई। जैसे मान लो क्या हो गया, यह आउटर वॉल इसकी गल गई, यह ब्रेक हो गई। आउटर वॉल क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद इसकी जो न्यूक्लियस की वॉल है वह भी क्या हो गई, ब्रेक हो गई, यानी कि टूट गई। किसके वजह से टूट जाती है बेटा, लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से टूट जाती है। ध्यान से देखना बेटा, बहुत कंफ्यूज करता है बायोटेक्नोलॉजी का यह पोर्शन, ठीक है। तो यह देखो बेटा, जैसे ही क्या करेंगे हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करते हैं, यहां पे क्या होती है, इसके दोनों वॉल गल जाती है, यानी कि ऊपर वाली भी वॉल गल जाएगी और अंदर की जो न्यूक्लियस की वॉल है वह भी गल जाएगी। और इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, हमारा डिजायर्ड डीएनए एक छोटा सा टुकड़ा यहां पे प्रेजेंट है, वह इस पूरे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स के साथ हॉच पॉच कंडीशन में यहां पे क्या हो जाता है, मिल जाता है। यहां पे क्या होता है, यह डीएनए यहां पे मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही यहां पे मिल जाता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा बेटा, हिंदी में और इंग्लिश में आप लोगों ने नाम सुना होगा सेंट्रीफ्यूज। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी बायोमोलिक्यूल्स को, हिंदी में कहते हैं बेटा जैविक अणु, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड आती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, जैविक अणु, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस डीएनए को इस पूरे हॉच पॉच मिक्सअप से निकाल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए उस सेल से या शुरू वाले सेल से हमने क्या किया, लाइसोजाइम एंजाइम सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से डीएनए को निकाल लिया। डीएनए को निकालने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो डीएनए को तोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम यूज की जाती है बेटा, अभी मैंने बताया, थोड़ी देर पहले बताया है कि डीएनए को तोड़ने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज की जाती है। और यह जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इसके द्वारा हम डीएनए को क्या करते हैं बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत कंफ्यूज करता है यह पोर्शन, क्योंकि यह हर साल क्वेश्चन इससे राइज होते हैं। अब देखो बेटा, जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से हम इस डीएनए को तोड़ देते हैं, यह डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। और इसी किसी फ्रेगमेंट में, जैसे मान लो इसी फ्रेगमेंट में हमारा डिजायर्ड डीएनए है, लेकिन हमको पता नहीं है कि डिजायर्ड डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी को हमको कंफर्म करना है, इसी को हमें कंफर्म करना है कि यह यहीं पे प्रेजेंट है, इसी को हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे अब हम इसमें से, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में इतना लंबा डीएनए है कि यहाँ से सूर्य तक 6 बार जाएंगे और 6 बार वापस आएंगे। इतना लंबा डीएनए है और हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, और उसमें से नैनोमीटर वाले डीएनए को हमको चूज करना है। सोचो, नैनोमीटर वाले डीएनए को चूज करना है, तो कैसे चूज करेंगे, इसी को हमें चूज करना है, डिजायर्ड डीएनए को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ते हैं, और तोड़ के हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। सबको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए के बीच को बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं बेटा, जो अवेलेबल हो हमारे पास। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक मेथड होता है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे कोई केमिकल का यूज कर लो। सिंपली हम यहाँ पे हम बता रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके हम क्या करते हैं, इसके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ ले रहे हैं। अब देखो, जैसे ही डीएनए के बीच की बॉन्डिंग टूट जाती है, यह डीएनए जो होता है वह क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में से यही एक डीएनए है जिसके पास डिजायर्ड डीएनए है। अब इसको हमें कंफर्म करना है कि यही डीएनए जो है वह क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए क्या है, प्रेजेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लैब में प्रिपेयर्ड mRNA बना के रखते हैं।
mRNA मैसेंजर आरएनए, mRNA बना के रखते हैं। यह mRNA क्या करता है, इस डिजायर्ड डीएनए के साथ, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास है, जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हमारा यह डिजायर्ड डीएनए है, यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए है, वह mRNA क्या करता है, आके यहाँ पे बाइंड कर लेता है। जैसे ही mRNA का यूज करते हैं, यह mRNA आके यहाँ पे बाइंड कर लेता है, और जैसे यह बाइंड करता है, यहाँ पे बनता है बेटा डीएनए mRNA कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। डीएनए mRNA कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही डीएनए mRNA कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यह कंफर्म हो जाता है इस mRNA के द्वारा कि यही डीएनए है जो हमारा डिजायर्ड डीएनए को कैरी किया हुआ है, यानी कि हमको इसी को ढूंढना है। ठीक है बेटा, तो इसको ढूंढने के लिए हमने mRNA का यूज किया हुआ है। जैसे ही हमको पता चल जाता है कि यही डीएनए क्या किया है, हमारा डिजायर्ड डीएनए कैरी किया हुआ है, उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, NaOH का यूज करके इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। NaOH क्या कर रहा है, दोनों के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ता है बेटा। अब देखो, जैसे ही हमारे पास यह कंफर्म हो गया, SSDNA मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ डिजायर्ड डीएनए, यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, डिजायर्ड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक स्पेशल एंजाइम आती है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा, 11th में पढ़ा होगा, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, हिंदी इंग्लिश सेम, यह नाम है बेटा, इसका कुछ हिंदी नहीं होता। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, यह क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंडेड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो यह जो सिंगल स्ट्रैंड है वह क्या होती है, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाती है। किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि यह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, यह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करती है। और यही जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है, जैसे ही यह क्या करती है, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करती है डीएनए को, यही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पहले स्टेप में चूज करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अभी मैंने बताया, ऊपर बताया था कि जो डिजायर्ड डीएनए होता है उसको हम कैसे चूज करते हैं। तो डिजायर्ड डीएनए को चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल लेते हैं। सेल में हम क्या करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा हम उसके वॉल को गलाते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज की सहायता से हम उसको हेल्प करके उसके डीएनए निकालते हैं, फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसको सिंगल स्ट्रैंड में बदलते हैं, और सिंगल स्ट्रैंड में बदलने के बाद हम क्या करते हैं, mRNA की हेल्प से उस डीएनए को पहचानते हैं, और पहचानने के बाद हम क्या करते हैं, उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को किनारे करके, यानी कि अलग करके, एक स्पेशल टाइप की एंजाइम आती है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से हम क्या करते हैं, उसको डबल स्ट्रैंड में बदल लेते हैं, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यही हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है। और यही डिजायर्ड डीएनए हमको पहले स्टेप में चूज करना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, यह तो हो गया बेटा हमारा पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ डिजायर डीएनए। यानी कि अब हमको क्या मिल गया बेटा, डीएनए मिल गया है। अब इसी डीएनए की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे मान लो अब हमको यह डीएनए मिल गया, कौन सा डीएनए हम शुरू में चूज किए थे बेटा, कि पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक सेल से हमको क्या चाहिए था, हमको पैंक्रियाज से इंसुलिन बनाने वाले जो डीएनए हैं वही हमको चाहिए थी, और वह इंसुलिन बनाने वाला डीएनए अब हमको मिल चुका है। अगर हमको लार्ज अमाउंट में डीएनए बनाना है तो यही डीएनए हमको क्या करना है, बैक्टीरिया की हेल्प से
हम क्या करेंगे, हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करा लेंगे हार्मोन्स को, इंसुलिन हार्मोन को या किसी भी हार्मोन्स को प्रोडक्शन कराने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डीएनए को चूज करके निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यह पहला टॉपिक था डिजायर डीएनए, वह क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और यह दोनों टॉपिक जो आपके कैरी करते हैं लमसम 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% फिक्स हो गया कि इससे 2.5 नंबर के क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, बाकी जो होगा वह क्या होगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई? मैंने इसलिए कहा कि लाइए हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। अभी 7 से 8 आइए सर, अभी 7 से 8 हम लोग जो सेशन अपना लेके चल रहे थे उस सेशन में मैथमेटिक्स की रिकॉर्डेड क्लास थी। एक्चुअली जो मैथ्स वाले सर हैं उनके पास शाम का समय यानी स्लॉट उनका खाली नहीं है, सो फॉर इट कि वो शाम को जो है वो लाइव क्लास में नहीं रह पाते, इसलिए उनकी क्लास रिकॉर्डेड चल रही है। बट जो बायोलॉजी की क्लास है आदरणीय गौरव राज सर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये लाइव क्लास लेके चल रहे थे और इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को पकड़ा था जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत है तो देखिए मैं फिर से कंफर्म करता हूं कि बायोलॉजी है, सारे के सारे टर्म्स सारी की सारी चीज़ें ऑल अक्रॉस द इंग्लिश में ही है, इस वजह से सर इंग्लिश को ज़्यादा जो है प्रोनाउंस कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने हिंदी में भी कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। आई होप कल की क्लास इससे भी मजेदार होगी। तो आज की क्लास के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। कल शाम को 7 बजे मैथ्स वाले मिलेंगे और 8 बजे मिलेंगे हमसे बायोलॉजी वाले। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।